स्टूडेंट्स, गायत्री विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास की विज्ञान विषय का 13वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है रखा ध्वनि। इस पाठ पर आधारित आज अपना 7वां वीडियो लेक्चर है। वैसे थ्योरेटिकल पर आधारित जो आपके मैटर ऑफ डेंथ से संबंधित था, वह सब वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको प्रस्तुत किए गए और आप उम्मीद करता हूँ आपने सारे वीडियो लेक्चर देखे भी होंगे और समझे भी होंगे। आज अपना जो वीडियो लेक्चर है वो प्रश्न उत्तर पर आधारित है। इस पाठ के पीछे बैठ के कुछ प्रश्न उत्तर को समझेंगे, स्टडी करेंगे और किस प्रकार के प्रश्न उत्तर बनते हैं, एग्जाम में किस प्रकार से पूछते हैं, उनकी स्टडी करेंगे। तो जरा देख के आप देखिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनते हैं, उनको किस प्रकार से आप अटेंड करें, व्यवस्थित रूप से समझें और जो ऑप्शन जिसमें मेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट करके अपना आंसर प्रस्तुत करना है। जैसे आपके सामने प्रश्न दे रखा है, ध्वनि का संस्करण होता है, ध्वनि का संस्करण होता है, तो अब आपको ऑप्शन में दे देंगे और ऑप्शन क्या होगा, निर्वात, द्रव में और दे देगा ठोस, द्रव और गैस। एक इसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। क्या करना होता है? एक सेलेक्ट करना होता है। ध्वनि का संस्करण किसमें होता है? तो आपको पता है मैंने पूरे ध्वनि को संस्करण करने के लिए पूरे प्रोसेस को समझाया भी था और एक एक उदाहरण को वास्तव में प्रस्तुत भी करके बताया भी था। और आप जनरल जानते हैं कि ध्वनि को संस्करण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम ध्वनि का संस्करण नहीं होता है। अर्थात निर्वात तो डायरेक्ट ऑप्शन को क्या कर देना, क्रॉस कर देना और उसके बाद ठोस या द्रव एक को सेलेक्ट मत करना। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट हो जाएगा? ध्वनि का संस्करण ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैसीय माध्यम में भी होता हुआ देखा जाता है। दिमाग बात रही। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, वाक् तंत्र की ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम किसमें होती है? यहाँ पे ऑप्शन जैसे बना के दे देते हैं कि पुरुषों में, ब लड़कों में, स महिला में और द छोटी लड़कियों में। तो एकदम जिसकी आवृत्ति के अकॉर्डिंग बात करें, न्यूनतम आवृत्ति किसकी होगी? जिसकी आवृत्ति जितनी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? वाक् तंत्र की न्यूनतम आवृत्ति क्या बताई जा रही है? वाक् तंत्र की न्यूनतम आवृत्ति किसकी होती है? तो वाक् तंत्र की न्यूनतम आवृत्ति मतलब आवाज क्या होगी? मीठी आवाज। जिसकी आवृत्ति अधिक होती है उसकी तारकत्व की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। तारकत्व मतलब आवाज क्या होती है? तीखी होती है, मधुर होती है। तो आप देखते हैं तारकत्व जिसका अधिक जितना होगा उतनी उसकी आवृत्ति क्या होगी? हायर होगी। तो यहाँ पे न्यूनतम किसकी होती है उस पर आपको ऑप्शन पूछा गया। तो न्यूनतम किसकी होगी? तो आपको पता है ना, इसके रिलेटेड आपको दो ऑप्शन दे रखे थे, एक तो प्रबलता और एक तारकता। प्रबलता किसके समानुपाती थी? आयाम के वर्ग के समानुपाती। जबकि तारकत्व वो किसके समानुपाती था? आवर्त। किसके? आवृत्ति के समानुपाती चलता था। कौन सा? तारकत्व। इसमें से कौन सा सिलेक्ट हो गई? तारकत्व आवृत्ति के समानुपाती। तो यहाँ पे आवृत्ति न्यूनतम होगी, तारकत्व ऑटोमेटिक लिखा। तो न्यूनतम किसकी है? पुरुषों। दिमाग बात रही। आगे देखिए, वीणा का कॉम्पैक्ट भाग कौन सा होता है? वीणा के बारे में आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करके मिलता है। वीणा ये होता है। और इसमें अलग अलग प्रकार के क्या मान रखे होते हैं तार।
और उसको बजाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें ध्वनि गूंजती, और ध्वनि गूंजने के साथ में बताते भी। तो वीणा का कंपित भाग क्या हो जाएगा? तार। तार से उसकी वजह से वीणा में अलग अलग प्रकार की आवाज उत्पन्न होती हुई देखी जाती है। दिमाग में बात रहेगी। तो अलग अलग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपन प्रश्न को देखते हैं कि तार है या लकड़ी है या क्या है। तो अपन क्या बताएंगे? वीणा के तारों तो भाग कौन सा हो जाएगा? आपके तार। अब देखिए कंपित भाग को बताइए, किसमें कौन सा कंपित भाग होता है? ढोलक, सितार, बांसुरी, तबला, हारमोनियम, इसमें अलग अलग में कंपित होने वाले भाग कौन से, और कंपन के अकॉर्डिंग ध्वनि उत्पन्न होती हुई देखी जाती है। दिमाग बात है ना कि कंपन समानुपाती ध्वनि, जितना आपके वाइब्रेशन होगा ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन अति आवश्यक है। ये बात दिमाग में रखना। और ये मैंने सेंटेंस 2-3 बार रिपीट भी किया है और आपको अंडरलाइन भी करवाया है। जो आपके वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कंपन के बिना ध्वनि की कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। और कंपित होने वाले इंस्ट्रूमेंट में कौन से भाग है जिससे आपकी आवाज आती है? ढोलक बजाते हैं तो ढोलक का कौन सा? झिल्ली। इसकी क्या? झिल्ली, जो ऊपरी पार्ट होता है झिल्ली, इसकी कंपित होती है। सितार में तार, बांसुरी में पूरा लकड़ी का डंडल होता है वो, स्तंभ, और तबले में झिल्ली, और हारमोनियम में तार। अलग अलग प्रकार के तार उसमें मेंटेन कर रखे होते हैं और उसके आधार पर उसमें क्या ध्वनि उत्पन्न होती हुई देखी जाती है। तो ये बातें छोटी छोटी बातें दे रखी है, परंतु विस्तार रूप से इसका मेंशन मैटर है जो आपने विधिवत एक एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से पूरे मैटर को समझा और अध्ययन किया, और प्रत्येक मैटर को आपने उम्मीद करता हूँ कि शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे। तो देखिए ये आपने 4-5 प्रश्नों को आपने समझे। इसके बाद में और कुछ प्रश्न उत्तर भी दे रखे हैं, उसको भी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार जो आपके सामने मैटर अपडेट करवा रखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न उत्तरों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, सत्य या असत्य को सेलेक्ट कीजिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन असत्य है? तो आप जनरली जानते भी हैं कि सत्य असत्य को पसंद करना आप छोटी क्लासों से सीखते हैं। तो प्रत्येक मैटर को आप स्टडी करते हैं तो उस दौरान आपको समझ में आता है कि मतलब कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए ध्वनि निर्वात में संस्कृत होती है। क्या ध्वनि निर्वात में संस्कृत होती है? नहीं। ध्वनि को संस्करण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश निर्वात में भी गमन करता हुआ देखा जाता है। मैं प्रकाश से निर्वात में भी गमन करती है, जबकि ध्वनि को संस्करण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तब इसमें आपके पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आप क्या बताओगे? असत्य है। क्या है? असत्य। दूसरा, आवर्तकाल प्रति मिनट उत्पन्न दोलनों की संख्या ही प्रदर्शित होती है। आवर्तकाल किसे कहते हैं? दोलनों की प्रति मिनट उत्पन्न दोलनों की संख्या को आवर्तकाल कहते हैं क्या? नहीं। आवर्तकाल तो कहते हैं कि किसी एक दोलन को पूरा होने में लगा समय ही आवर्तकाल कहलाता है। किसी एक दोलन, जैसे आपको मैंने बताया भी था, एक यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक राउंड से पूरा करने में जो समय लगता है वो आवर्तकाल कहलाता है।
यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय करने में लगा वो समय आपके क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। और इसको अपन क्या बोलते हैं, एक पूरा पूरा राउंड हो जाता है, इसको बोलते हैं दोलन। और ये था कि आयाम, क्या था, आयाम। उस सरन और निम्न सरन के मध्य की डिफरेंस अंतराल आता हुआ आयाम है। आवर्ती बार बार कितने चक्र अध्ययन हो रहे वो आवर्ती, प्रति दोलन आवर्ती और संख्या ये कहलाएगी आपकी प्रति मिनट उत्पन्न दोलनों की संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती, जबकि आवर्तकाल नहीं है। मानव कान की प्रास होती है। मानव कान कितनी ध्वनि सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के मध्य की ध्वनि का ऑब्जर्व कर सकता है। तो ध्वनि को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था, 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 किलो हर्ट्ज से अधिक ध्वनि। ये दोनों ध्वनि अश्रव्य ध्वनि, कैसे थी, अश्रव्य ध्वनि। इसको बोलते थे अपश्रव्य और इसको बोलते हैं प्राश्रव्य। और श्रव्य ध्वनि की रचना आपको क्या बताती थी, तो ये सारी घटना आपको मैथड के रूप में रिप्रेजेंट करके भी समझा रखा है कि कौन सी ध्वनि सुनने योग्य, कौन सी ध्वनि असुनने योग्य, कौन सी ध्वनि का कहाँ उपयोग होता है। तो वैसे कि आप देखते हैं कि अपश्रव्य ध्वनि का उपयोग जितने भी प्रकार के जल में रहने वाले डॉल्फिन वो अपश्रव्य ध्वनि को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, कुत्ते हैं या ऐसे कई प्रकार के जीव जंतु जो अपश्रव्य ध्वनि को ऑब्जर्व कर लेते हैं। और प्राश्रव्य ध्वनि हाई रेडिएशन की ध्वनि होती है, जिसका प्रयोग ज़्यादातर अल्ट्रासोनोग्राफी में किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के आइडेंटिफाई बॉडी के फैक्टर को आइडेंटिफाई करने में काम में रहते हैं। दिमाग बात रहेगी। तो मानव कान की प्रास कितनी होती, श्रव्य प्रास, मानव कान की श्रव्य प्रास लिखना या की प्रास डायरेक्ट लिखो तो भी सुनने वाले, परंतु श्रव्य वर्ड आगे जोड़ सही है। यस, अप्रिय ध्वनि संगीत होता है। अप्रिय ध्वनि क्या संगीत होता है, नहीं, गलत। अप्रिय ध्वनि क्या होता है, शोर। जबकि प्रिय ध्वनि संगीत के रूप में अपन ध्वनि को सुनना पसंद करते हैं जो आपको कानों को प्रिय लगे और हृदय में दो और जिससे सुख प्राप्त होता हो, उस ध्वनि को सुनते हैं। शोर श्रवण असुरता उत्पन्न होता है, सही। ज्यादा ध्वनि प्रदूषण से श्रवण शक्ति नष्ट होती है और उसमें क्या होती है, आपको परेशानी होती हुई देखी जाती है। तो उसको अपन बता सकते हैं कि शोर शक्ति से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार से हानियाँ देखी जाती है। तो जनरली ये था कि मैटर आपने व्यवस्थित रूप से समझा। अगले कुछ और प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, उसको भी अपन डिस्कस 2-3 प्रश्न उत्तर और दे रखे हैं, उसको भी करने जा रहे हैं। तो एक बार पूरे मैटर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे 2-3 प्रश्न और समझा रहे हैं। वैसे कितने प्रश्न उत्तर आपके सामने पेश करें उतने कम है। खुद आप सेल्फ स्टडीज के अकॉर्डिंग जितने सूत्रों को रिकवर करोगे, बार बार दोहराओगे, उतना आपको डायरेक्ट बेनिफिट देखा जाएगा। देखिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए शोर प्रदूषण के मुख्य स्रोत, मानव करण का चित्र बनाइए। शोर प्रदूषण के दुष्प्रभाव
व रोकथाम के उपाय पर टिप्पणी कीजिए। एक कुछ प्रश्न उत्तर आपके दे रखे हैं, इनको आप व्यवस्थित रूप से घर बैठ के व्यवस्थित इनका आंसर मेंशन करना कि शोर प्रदूषण किन किन वजह से होता है, शोर प्रदूषण के क्या इफेक्ट होते हैं, इसके रोकथाम के क्या उपाय है, और मानव करण का व्यवस्थित डायग्राम लेकर रिप्रेजेंट करके उसको व्यवस्थित रूप से समझाना है। तो ये सिंपल कुछ प्रश्न उत्तर आपको दिए और काफ़ी प्रश्न उत्तरों को मैंने भी डिस्कस किया और भी प्रश्न उत्तर पीछे दे रखे उसको समझे। जो प्रश्न उत्तर आपको समझ में आए उसको डायरेक्ट उसके सीधे समस्या का समाधान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपको पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुख से अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, सो मच।